हेलो स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेटी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे और उसके अभ्यास 3.5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.6 यानी 3.6 में क्या है। देखो, इस चैप्टर में हमें लैस एपे और मैस एपे के बारे में पढ़ना है। यानी पहली प्रश्नावली के अंदर भी ये चीजें आ चुकी हैं, लेकिन वहां हमने इसका विस्तृत अध्ययन नहीं किया था क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन थे। वहां देखो, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, ये दो चीजें हमारे सामने आएंगी और बहुपद से रिलेटेड, यानी जो बहुपद दिए जाते हैं उनके लैस एपे और मैस एपे ज्ञात करना और इन दोनों के बीच में जो भी संबंध है उसको जांच करना या उसको सिद्ध करना। चलो इसी कड़ी में हम लेते हैं प्रश्नावली 3.6 का पहला प्रश्न, यानी निम्नलिखित व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, अर्थात लैस एपे ज्ञात कर कीजिए। इसका पहला सवाल है, पहले का पहला भाग 24x² yz तथा 27x4 y² z²। बहुत ध्यान से समझना। देखो, दोनों चीजें जो है ना, लैस एपे और मैस एपे एक दूसरे की विलोम है, यानी विपरीत। यानी जो बात लैस एपे कहता है मैस एपे उसका खंडन करता है, मैस एपे उसका उल्टा चलता है। या ये कहें कि जो बातें मैस एपे में होती है उसकी उल्टी लैस एपे में होती है। देखो, लैस एपे होता क्या है, मैं इसकी एक साधारण सी परिभाषा बताता हूं। लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, ध्यान रखना, शब्दों पे ध्यान देना, जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। या लैस एपे वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी बार विभाजित होती है या पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मैस एपे की। मैस एपे क्या होता है? मैस एपे यानी महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोलते हैं HCF, ठीक है, और लैस एपे होता है LCM। तो देखो, महत्तम समापवर्तक वह बड़े से बड़ा पूर्णांक या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग, जिसमें नहीं, जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। या मैस एपे वह बड़े से बड़ा मान होता है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। तो उसी क्रम में हम यहां जो दो संख्याएं या दो पद जो हमें दिए गए हैं उन दोनों का लैस एपे ज्ञात करेंगे। इसमें पहली संख्या है 24x² yz और दूसरी है 27x4 y² z²। देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे जरूरी है कि हमें इसके गुणनखंड करने आने चाहिए। देखो, इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में बहुपद के शून्य ज्ञात किए थे, तब हमने गुणनखंड किए थे। फिर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हुआ, फिर हमने जब द्विघात समीकरण की थी तो उसकी भी एक विधि आई थी, गुणनखंड विधि, उसमें भी हमने गुणनखंड किए थे। तो गुणनखंड करने का तरीका जो भी हमने अब तक सीखा है वो यहां पर आप लगा सकते हो, और या फिर अगर पद छोटे हैं तो उसको सीधा कर सकते हैं। जैसे यहां पर पहली संख्या है 24x² yz, हम करेंगे इसके गुणनखंड, यानी 24x² yz के जब गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले आपको करना है कि जो संख्यात्मक मान है, यानी जो अचर पद है, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब देखो, 24 के गुणनखंड
और किसी के नहीं करने हैं, सिर्फ संख्यात्मक मान के। छोटी क्लासों में बहुत पढ़ के आए हैं हम इसके बारे में, तो सीधा लिख रहा हूं इसको मैं। 24 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 के गुणनखंड हो गए। और उसके बाद में जो चर पद है उनको सीधा वैसा ही लिखना है, एक्स स्क्वायर वाई जेड। या जब हम इसको घातांक रूप में परिवर्तित करेंगे तो देखिए 2 कितनी बार आया, 3 बार, यानी 2 की घात 3 इंटू 3 कितनी बार आया, 1 बार, यानी एक ही बार, एक लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ में है इंटू में एक्स स्क्वायर वाई जेड। इंटू लगाओ या न लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह है पहली संख्या के गुणनखंड। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 27 एक्स फॉर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसके भी गुणनखंड करते हैं। देखो 27 के अभाज्य गुणनखंड उसी तरह से करने हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। 27 के अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 3 होते हैं। और उसके साथ में है एक्स फॉर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। या 3 की घातांक कितनी होगी, देखो 3 कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 की घातांक 3 और इंटू में आ जाएगा x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 2। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि चाहे हम लैसे पे ज्ञात करें चाहे मैसे पे ज्ञात करें। देखो इस प्रश्न में मैं दोनों ही चीजें बता देता हूं ताकि हमें अगला प्रश्न करने की आवश्यकता ही ना रहे। इन दोनों ही चीजें हम इसमें निकाल देंगे। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, जितने भी पद यहां पर हमें दिए गए उनको आप अलग अलग लिखोगे। अलग अलग लिखने के बाद में उनके गुणनखंड करोगे और गुणनखंडों को घातांक के रूप में परिवर्तित करते हुए लिखोगे। अब आता है लैसे पे। अब देखो लैसे पे होता क्या है, हमने अभी इसकी परिभाषा में पढ़ा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि हम लैसे पे निकालते हैं तो सबसे पहले आपको अचर पद से स्टार्ट करना है, यानी जो भी संख्यात्मक मान दिए गए वो आपको सबसे पहले लिखने हैं। अब इसमें जरूरी नहीं होता है कि इन दोनों संख्याओं के अंदर वो चीज कॉमन आए, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो भी गुणनखंड किए हैं वो आपको लेने हैं। मैं एक बार फिर से लिखता हूं यहां पर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1, सिर्फ अचर पद की बात कर रहा हूं। दूसरी संख्या में आता है 3 की घात 3। अब सबसे पहले हम इन गुणनखंडों में से ये देखेंगे कि लैसे पे में कौन से गुणनखंड काम में आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों में कहीं ना कहीं 2 आया है, देख लिए ऊपर या नीचे किसी न किसी संख्या में 2 आया है। तो यहां देखें कितनी बार, 3 बार, यानी 2 की अधिकतम घातांक कितनी है, 3। मान लीजिए कि अगर यहां भी 2 होता, यहां 2 की घात 3 है, यहां 2 की घात 1 है, तो हमें कौन सी लेनी है, अधिकतम घातांक, जिसकी घातांक सबसे ज्यादा है उसको लेनी है। तो यहां 2 की घात 3 और 2 की घात 1 में से हमें क्या लेना पड़ता, 2 की घात 3, क्योंकि बड़ी घातांक ये है। अगर यहां पर नहीं आया है तो भी हमें किसको लेना है, 2 की घात 3 को। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें आए तभी लेना है, नहीं। लैसे पे क्या कहता है कि आपको किसी भी गुणनखंड को छोड़ना नहीं है, उसे शामिल करना है। यदि वो गुणनखंड सभी संख्याओं में आता है तो बड़ी घातांक वाले गुणनखंड को आप लोगे। तो यहां देखिए 2 की घात 3, इसमें 2 की घात नहीं आ रही, तो यहां लैसे पे में आ जाएगा 2 की घात 3। अब 2 को दोबारा नहीं देखना। फिर इनटू में 2 के बाद में हम देखते हैं 3 को। देखो 3 एक बार और दूसरी संख्या में 3 बार। तो लैसे पे में क्या होता है, बड़ी घातांक लेते हैं, छोटी को नहीं लेते। अब 3 दोनों में आ रहा है
तो हम छोटे वाले को न लेकर के बड़े वाले को लेंगे, यानी 3 की घात भी कितनी आ जाएगी 3। ये तो था संख्याओं के लिए। अब उसके बाद में आता है चर पद यानी x y z। तो x और y और z जो भी चर पद आते हैं उसमें भी तरीका यही रहेगा। सबसे पहले आप x से स्टार्ट करें, तो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, तो दोनों में से बड़ी घातांक को लेना है, यानी x की घात 4 को लेना है। y यहाँ एक बार है और यहाँ 2 बार है, तो बड़ी घातांक को लेना है 2 बार। z यहाँ पर एक बार है, यहाँ 2 बार है, जो अधिकतम है उसको लेना है। तो ये आते हैं लैस-पैपेय के अंदर। अब हम इसको गुणा कर देंगे, तो ध्यान दीजिए 2 की घात 3 का मान, यानी 2 को 3 बार लिख करके गुणा करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 की घात 3 को 6 लिखते हैं, यानी इन दोनों को गुणा करते हैं। गलत है ये बिल्कुल। 2 की घात 3 का अर्थ होता है 2 को 3 बार लिखना, इंटू का निशान लगाते हुए इस तरह से। अब गुणा करके देखिए क्या आता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। इसी तरह से 3 की घात 3 का मान 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और x फॉर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये साथ में चलते रहेंगे। अब इन दोनों को फिर से गुणा कर दो, लैस-पैपेय आ जाएगा 27 इंटू 8, 8 7 56, 5 16 5 21, 216 x फॉर y स्क्वायर z स्क्वायर आंसर। ये है इन दोनों पदों का लैस-पैपेय। समझ आया? लैस-पैपेय में क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद में सबसे पहले संख्यात्मक मान अर्थात अचर पद को लेना है, उसके बाद में चर पद x y z a b c p q जो भी प्रश्न में दिया जाए वो लेना है। ध्यान रहे अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आपको अधिकतम घातांक को लेना है और सभी गुणनखंडों का प्रयोग करना है, चाहे कोई संख्या दूसरे संख्याओं के गुणनखंड में आए या ना आए। जैसे यहां पर 2 नहीं आया था, फिर भी हमने इसको लिया। तो ये होता है लैस-पैपेय। समझ आया? बिल्कुल इसी तरह से आपको अभ्यास करना है। अब हम इसी के अंदर मैस-पैपेय की बात करते हैं। देखो मैस-पैपेय हालांकि इस प्रश्न में पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी इसी प्रश्न में मैं आपको बता देता हूं ताकि दूसरे प्रश्न पे हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। दूसरे सवाल में महत्तम समावर्तक पूछा गया, यानी मैस-पैपेय पूछा गया, तो मैस-पैपेय ज्ञात करो चाहे लैस-पैपेय, गुणनखंडों तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैस-पैपेय ज्ञात करने के लिए भी यही क्रिया और लैस-पैपेय ज्ञात करने के लिए भी यही क्रिया, गुणनखंडों तक यही रहेगी, सिर्फ यहां से बदलेगा। और यहां से अब बदलना क्या है वो देख लीजिए। मैस-पैपेय में क्या होता है, मैंने अभी कहा था कि लैस-पैपेय और मैस-पैपेय दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं, ऑपोजिट क्रियाएं हैं। अब मैस-पैपेय में सबसे जरूरी तो ये होता है कि आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड ही लेना है, यानी ऐसी संख्याएं लेनी है जो दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में शामिल हो। प्रत्येक संख्या में उसका आना जरूरी है, इसमें जरूरी नहीं था। ठीक है। उसके बाद में हमने यहां पर बड़ी घातांक को लिया था, वहां पर छोटी घातांक को लेना है। देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है? लैस-पैपेय क्या कहता है, किसी गुणनखंड को नहीं छोड़ना, चाहे वो किसी संख्या में आए या नहीं आए। अगर किसी एक संख्या में वो आ रही है तो आप उसको लोगे, इसमें आ गया आगे नहीं आ रहा है तो आप ले लो, अगर सभी में आ रहा है तो बड़ी घातांक ले लो। ठीक है, यानी कॉमन जरूरी नहीं है, आना जरूरी है, बड़ी घातांक लेना जरूरी है। वो कहता है नहीं, हमें वही गुणनखंड लेने हैं जो सभी में आए। मैस-पैपेय क्या कहता है, वही गुणनखंड लेने हैं जो सभी में आए। ये कहता था बड़ी घातांक लीजिए, मैस-पैपेय कहता है नहीं, सभी में आए और छोटी घातांक लीजिए, कॉमन आना जरूरी है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब देखो गुणनखंड हमारे पास वही है, मैं एक बार फिर लिखता हूं ये समझाने के लिए। देखो पहली संख्या के जो गुणनखंड थे उसमें हमने लिखा था 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 x स्क्वायर y z।
दूसरी संख्या के गुणनखंड में हमने लिखा था 3 की घात 3 इंटू x4 y2 z2। अब इन दोनों गुणनखंडों के अंदर जो कॉमन है वो ले लीजिए। स्टार्ट वहीं से करना है, अचर पद से। सबसे पहले 2 से स्टार्ट कीजिए। देखो पहली संख्या में 2 की घात 3 है। अब देखो क्या दूसरे में भी 2 आ रहा है? अगर 2 आएगा दूसरे में तभी लेना है और छोटी घातांक लेनी है। परंतु ध्यान दीजिए दूसरी संख्या के गुणनखंड में 2 नहीं आता, हम 2 को नहीं लेंगे, कैंसिल। दोनों में आना जरूरी है, कॉमन लेना जरूरी है। अब चलते हैं अगली संख्या पर। 3 यहां कितनी बार है? एक बार, यानी 3 की घातांक 1 है। तो दूसरी संख्या में देखिए यहां भी 3 आता है। देखो 3 दोनों में आया, सही है, हम इसको लेंगे। परंतु कौन सा लेंगे? जो छोटा है, यानी 3 की घात 1, हम इसको लेंगे 3। और 1 लगाना जरूरी नहीं है यहां पर, यानी एक बार लिख दिया। उसके बाद में आते हैं x पर। x यहां भी है, x यहां भी है, x लेना पड़ेगा। लेकिन कौन सा? जो छोटा है, x2 दोनों में आता है इसलिए हम ले रहे हैं, और छोटे वाले को लेंगे x2 को। y दोनों में आ रहा है, छोटा कौन सा है? y2। यहां पे घातांक 2 है, यहां पर 1 है। फिर z दोनों में आता है, छोटे वाला लेना है यानी z। ये हो जाता है मैसेप। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो दूसरे प्रश्न में जो मैसेप के प्रश्न आएंगे छोटे छोटे, उनको करने का तरीका यही रहेगा, यानी यहां तक करने के बाद में आप सीधा वो आंसर लिखोगे मैसेप है। समझ आया? और लेते हैं एक उदाहरण और अच्छी तरह से समझने के लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सवाल लेते हैं ताकि दोनों चीजें अच्छी तरह से आपकी क्लियर हो। चेंज करते हैं यहां से प्रश्न को। ये इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, ये अभ्यास पर निर्भर होते हैं, यानी जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे ये समझ में नहीं आएंगे। मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, अभ्यास के बिना समझ नहीं आता है। तो जब भी आपको टाइम मिले हमारे पुराने वीडियोस देखें और साथ साथ अभ्यास करें। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करें। अब एक और सवाल लेते हैं, इसी का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5वां। 18 फिर ब्रैकेट 6 x4 माइनस x3 माइनस 2x2 और दूसरा पद है 45 ब्रैकेट 2x6 प्लस 3x5 प्लस x4। दो पद हैं। पहला पद 18 इंटू 6x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 2x की घात 2, और दूसरा पद है 45 ब्रैकेट में है 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। ज्ञात क्या करना है? वही लघुत्तम समाप्त वर्तक। तो यहां भी हम दोनों चीज ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी आपको बताया गया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है? गुणनखंड करने हैं। तो पहली संख्या को ले रहे हैं हम, ये गुणनखंड करने के लिए देखो जो ब्रैकेट आ रहा है उसको आप एक बार छोड़ दीजिए। जो संख्याएं बाहर आ रही हैं, यानी ब्रैकेट के बाहर वाली जो संख्या है पहले आप उसके गुणनखंड करेंगे। 18 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 3 की घात 2। समझ आया? अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 दो बार आएगा इसलिए मैंने सीधा इसको घातांक रूप में लिखा है, और 2 एक बार ही आएगा इसलिए 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा ये देखें कि जो ब्रैकेट दे रखा है, यहां ध्यान से समझना इसको, 6x की घात 4
माइनस एक्स की घात 3 माइनस 2x की घात 2। इस ब्रैकेट में से जो चीज कॉमन है आप पहले उसको बाहर निकालिए। देखो कॉमन यानी मैं से पे जैसे अभी निकाला था, ये जो 3 पद हैं इसमें से कॉमन क्या है? देखो x सभी में आ रहा है, तो सबसे छोटे वाले को बाहर निकालेंगे, यानी x की घात 2 को बाहर निकाल देंगे। तो यहां क्या बचता है? देखो 6 x की घात 4 में से 2 बाहर चली गई, 2 अंदर रह गई, यानी 6x² माइनस x 3 थे यहां पर जिसमें से 2 बाहर आए, 1 अंदर, और इस संख्या में से x² ये पूरा बाहर चला गया है, यहां क्या बचेगा? 2। तो ये आते हैं आगे, यानी x² आ गया बाहर और यहां बचता है 6x² माइनस x माइनस 2। अब फिर देखिए कि 2 की घात 1 लिख सकते हो इसको, 3 की घात 2 x² ब्रैकेट। अब देखो ये बन गया द्विघात बहुपद जो हमने 3.1 में पढ़ा था शून्य ज्ञात करते समय। पहली और तीसरी संख्या को गुणा करो और बीच वाली संख्या को 2 भागों में विभाजित करो। तो ये गुणनखंड कैसे करने हैं इसके लिए आप उस वीडियो को दोबारा देख लें अगर नहीं समझ में आया हो तो, और या फिर हमने जो द्विघात समीकरण की पहली विधि पढ़ी थी गुणनखंड विधि, वहां फिर से देख लें। यानी यहाँ जो 6 और 2 को गुणा करेंगे तो 12 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है कि बीच वाली संख्या प्राप्त हो, यानी 1 प्राप्त हो। तो मैं यहाँ लिखता हूं 6x² माइनस, ये माइनस वैसे ही रहेगा, और इस x की जगह 4 माइनस 3 लिखा जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 घटाओ 1 आता है और हमें 1 ही चाहिए, 4 की 12 भी होता है, माइनस 2 ब्रैकेट, 2 की घात 1 3 की घात 2 x², 6x²। देखो माइनस इस निशान को चेंज करेगा और ब्रैकेट को खोल देगा, तो माइनस का 4x प्लस 3x माइनस 2 ये आता है। अब यहां पर 2 के जोड़े बनाएंगे और फिर से कॉमन लेना शुरू कर देंगे। तो 2 की घात 1 3 की घात 2 x², यहां आ जाएगा 2x कॉमन, 3x माइनस 2, फिर प्लस इन दोनों में से कॉमन आता है 1 और यहां बचेगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 2 की घात 1 3 की घात 2 x², और यहां देखो 3x माइनस 2 3x माइनस 2 है, एक ही बार लिखेंगे हम 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1। तो ये है इस पहली संख्या के गुणनखंड। अब हम लेते हैं दूसरी संख्या को। दूसरी संख्या हमारे पास है 45, यहां लिखते हैं इसी प्रकार 45 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। सबसे पहले 45 के गुणनखंड करेंगे हम, तो 45 के गुणनखंड होंगे 3 की घात 2 इंटू 5, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5, और इस ब्रैकेट में से कॉमन क्या आएगा? x की घात 4, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2x की घात 2, 2x की घात 2, यहां बचेगा 3x प्लस का 3x, और यहां से x की घात 4 बाहर चला गया। तो ये नहीं सोचना है कि यहां पर कुछ नहीं है, पूरा मान जब कॉमन चला जाए तो वहां पर 1 लिखना है, यानी 1 तो बचेगा। 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1,
इंटू एक्स की घात 4। अब ये भी वही द्विघात बहुपद बन गया। इसके गुणनखंड भी इसी तरह से करने हैं, यानी 2 को 1 से गुणा करें तो 2 ही आता है, और उस 2 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है कि बीच वाला मान 3 प्राप्त हो जाए। तो देखिए क्या गुणनखंड होंगे, 2x² प्लस 2 प्लस 1x प्लस 1, तीन स्क्वायर इंटू 5 एक्स की घात 4 2x² प्लस, अब यहां प्लस है इसलिए अंदर का चिन्ह चेंज नहीं होगा, यानी 2x प्लस x प्लस 1। फिर दो के युग्म बनाते हैं यहां से, और इस युग्म में से कॉमन क्या आता है वो देखिए। देखो ये तो साथ साथ चलता रहेगा जो ब्रैकेट के बाहर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां जब हम कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आएगा और अंदर बचेगा x प्लस 1, फिर प्लस ये x प्लस 1 में से कॉमन आता है 1 और यहां बचेगा x प्लस 1। ये होते हैं इसके गुणनखंड। तीन की घात 2 इंटू 5 की घात 1 x की घात 4, यानी बाहर वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंदर वाली में देखें तो x प्लस 1 x प्लस 1 जो ब्रैकेट कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में वो संख्याएं जो हमने बाहर ली थी 2x इधर से प्लस 1 2x प्लस 1, ये है दूसरी संख्या के गुणनखंड। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, लेसेप आता है, लेसेप। देखो लेसेप में क्या देखा था, किसी गुणनखंड को नहीं छोड़ना। सबसे पहले हम ब्रैकेट से बाहर वाली संख्याओं से स्टार्ट करते हैं, तो यहां देखें 2 आता है, तो 2 की उच्चतम घात सबसे बड़ी घातांक कितनी है 1, और यहां दूसरी संख्या में 2 आए ही नहीं, तो कोई बात नहीं, एक बार ही आया तो सही, लेना तो है, क्योंकि लेसेप में क्या होता है किसी संख्या को हम छोड़ नहीं सकते। 3 में देखें तो यहां 3 की घात 2 है, यहां भी 3 की घात 2 है, यानी 3 की बड़ी घातांक सबसे बड़ी घातांक 2 ही है, तो हम 3 की घात 2 ही लिखेंगे। उसके बाद में आता है x, यहां x की घात 2 है जबकि यहां पर x की घात 4 है, x की घात 4, ये तो है ब्रैकेट से बाहर की संख्या। अब देखो ब्रैकेट में यहां आता है 3x माइनस 2, एक बार ये है क्योंकि घातांक नहीं है इसकी, और यहां पर है ही नहीं, कोई बात नहीं, इसको भी लेना तो पड़ेगा ना, 3x माइनस 2। आगे चलते हैं तो 2x प्लस 1 एक बार आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो आया तो एक बार ही, नीचे लिख देते हैं इसको, 2 की घात 1 3 की घात 2 5 की घात 1 x की घात 4, फिर आया था 3x माइनस 2 2x प्लस 1, और अब देखें तो यहां ही दोनों ब्रैकेट हमने ले लिए। दूसरी संख्या में देखो 2x प्लस 1 ले चुके हैं, बाहर की संख्या ले चुके हैं, x प्लस 1 ये वाला ब्रैकेट ये भी लेना पड़ेगा, छोड़ना है ही नहीं किसी को, x प्लस 1, या अब इनको गुणा करते हैं, 2 इंटू 5 10 इंटू 9 90, x की घात 4 3x माइनस 2 2x प्लस 1 x प्लस 1, ये है इसका लेसेप है। किसी भी गुणनखंड को नहीं छोड़ना है, और अगर कॉमन आता है तो बड़ी घातांक को काम में लेना है।
ये था लेसैपे। अब मान लीजिए कि एक ही प्रश्न में दोनों चीज पूछ लेते हैं कई बार, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों चीजें आ जाएं, तो हम कैसे करेंगे? हालांकि ये सवाल यहां पर खत्म हो चुका है। अब देखो दूसरे प्रश्न के अनुसार यदि हमें मैसेपे भी ज्ञात करना होता तो इन्हीं दोनों का मैसेपे क्या आता? वापिस गुणनखंड से स्टार्ट होते हैं। देखो यहां पर 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं है, हमें नहीं लेना, क्योंकि मैसेपे क्या करता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेता है और छोटी घातांक को लेता है। तो 2 दोनों में नहीं है, इसलिए छोड़ दो। आगे चलो, तो 3 की घात 2, यहां भी 3 की घात 2, यानी 3 जो है वो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में आता है। तो हम 3 तो लिखेंगे, परंतु कौन सा लिखेंगे? जिसकी घातांक छोटी होगी। अब यहां भी 3 की घात 2 है, यहां भी 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 से तो छोटा कोई है ही नहीं, तो 3 की घात 2 को लेना है। यही दोनों के अंदर कॉमन है। उसके बाद में आते हैं x 5 पर। अब यहां पर एक संख्या और है 5, परंतु इसमें नहीं है, तो हम 5 को नहीं लेंगे, दोनों में आनी चाहिए थी, 5 नहीं आएगा। अब x को देखते हैं, यहां है x², जबकि यहां पर है x की घात 4, तो छोटा कौन है? x की घात 2। उसके बाद में आते हैं ब्रैकेट पर। देखो 3x - 2 यहीं से शुरू हो जाते हैं। 3x - 2 क्या दूसरी संख्या में है? नहीं है, छोड़ दो, नहीं लेना। अगला ब्रैकेट देखिए, 2x + 1 यहां है, बिल्कुल है, ये रहा, दोनों में आ रहा है, ले लो। 2x + 1 और क्या कॉमन आया? देखो और कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ इतना ही तो आ रहा है कॉमन दोनों के अंदर। अब इसको गुणा करो, तो 3 का वर्ग यानी 3 × 3 9, x² × 2x + 1 आंसर। देखो लेसैपे हो चाहे मैसेपे हो, ये गुणनखंड दोनों में करने हैं, और गुणनखंड करने के बाद में यहां से प्रश्न चेंज होता है। लेसैपे निकालो तो अधिकतम, और मैसेपे निकालो तो न्यूनतम घात को लेते हुए हल करना है। ध्यान रहे, लेसैपे में कॉमन लेना जरूरी नहीं है, लेकिन मैसेपे में वही संख्याएं काम में लेनी है जो कॉमन हो। तो ये था मैसेपे, ठीक है, समझ में आया? तो पहला और दूसरा दोनों प्रश्न अलग अलग तरीके से दिए, पहले में लेसैपे, दूसरे में मैसेपे। मैंने इन 2 प्रश्नों के अंदर दोनों ही सवाल हल कर दिए, ताकि एक जैसी क्रियाएं बार बार अपने ना करें, दोनों चीजें इसमें बता दी हैं। ये जो सवाल था लेसैपे वाला, वो सिर्फ यहीं तक था, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बताया गया था ताकि अगला प्रश्न ना करना पड़े। तो इन 2 सवालों के बाद में आगे जो आएगा तीसरा, चौथा, पांचवा, वो भी बहुत बढ़िया मोस्ट क्वेश्चन है, वो हम आपको बताएंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप इन्हीं प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, अभ्यास करें। विशेष बात जो गुणनखंड वाली है, गुणनखंड जो हमने बहुपद के शून्य में पढ़े थे, उसी वीडियो को देख करके दोबारा समझें। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट करें और इन्हीं पर अपना अभ्यास करें। धन्यवाद।